शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ पर इकोनॉमी का मीनिंग समझ लेते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं, एक हमारा होता है यहाँ पर इकोनॉमी और एक हमारा होता है यहाँ पर इकोनॉमिक्स। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड होती है इकोनॉमिक्स के साथ। अगर आपको इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो इन दोनों टर्म्स का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी का मीनिंग समझते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। देखो, इकोनॉमी एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, ठीक है। इकोनॉमी क्या होता है? एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिससे जो पीपल्स होते हैं वो यहाँ पर काम कर सकते हैं और उससे जो है अपना जो लिविंगहुड है, जो पैसा कमा सकते हैं, क्लियर है, और अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो कि लोगों को काम करने का जरिया प्रोवाइड करता है जिससे कि लोग जो है वो पैसा कमा पाए, इनकम अर्न कर पाए और उस इनकम से अपनी नीड्स को जो है वो फुलफिल कर पाए। क्लियर है आपको? जैसे एग्जांपल के लिए कोई यहाँ पर पर्सन है जिसकी राशन की दुकान है, ठीक है, राशन की दुकान है, वो क्या करता है? राशन खरीदता है और उसको मार्केट में बेचता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक इकोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि इस काम से ये जो है अपना काम कर रहा है और इनकम अर्न कर रहा है और उससे अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या होता है? यहाँ पर इकोनॉमी का पार्ट होता है। अब इकोनॉमी में देखो, इकोनॉमी का पूरा सिस्टम में हम करते क्या है? तो सबसे पहले देखो, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन की जाती है, पहला स्टेप हमारा यहाँ पर जो इकोनॉमी का पूरा सिस्टम होता है। उसके बाद देखो, ये जो हमने प्रोडक्शन की है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है लोगों में ताकि वो इस प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूम कर पाए, और लास्ट में जो है इन गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन की जाती है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के पूरे सिस्टम में हम सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी प्रोडक्शन की जाती है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों में ताकि वो लास्ट में उन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर पाए। क्लियर है? तो ये सारे सिस्टम को, होल सिस्टम को ही हम यहाँ पर क्या कह देते हैं? इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो सिंपली अगर कहूं, इकोनॉमी को स्टडी करना, जब हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी का क्या बिहेवियर है, कैसे ये काम करती है, तो उसे हम यहां पर क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस होती है जिसकी हेल्प से हम इकोनॉमी को स्टडी कर पाते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, इसकी क्या क्या नीड्स हैं, जो इकोनॉमी में लोग हैं उनकी क्या क्या नीड्स हैं, ठीक है, उन नीड्स को पूरा करने के लिए उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और उन रिसोर्सेज को कैसे अच्छे तरीके से यूज किया जाए ताकि उनकी जो नीड्स है ज्यादा से ज्यादा जो है फुलफिल की जाए, ठीक है। तो सिंपली देखो, इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें हम गुड्स को प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम करते हैं, और इकोनॉमिक्स में हम उसी इकोनॉमी को जो है स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। क्लियर है आपको? अब यहां पर आप सोचोगे कि इकोनॉमी को स्टडी करने की जरूरत क्यों है, ठीक है, हम क्यों इकोनॉमी को यहां पर स्टडी करते हैं? तो यहां पर देखो, जो हमारी वांट्स होती है, जो हमारे डिजायर्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं और उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो इसीलिए जरूरी होता है कि हम इकोनॉमी को अच्छे तरीके से स्टडी करें, उसके बिहेवियर को अच्छी तरीके से स्टडी करें ताकि वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका हम अच्छे से यूज कर पाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो नीड्स है वो पूरी की जाए, ठीक है। तो ये हमारा मतलब था दोनों वर्ड्स का, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का। आई होप आपको दोनों वर्ड का मीनिंग यहां पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इनमें आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखो, जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है वो हमारी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। जब हम इकोनॉमी की बात करते, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो हमारी दो तरीके की होती है, एक हमारी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक हमारी होती है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये दोनों क्या होता है? तो यहाँ पर जनरली देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि बिहेवियर को स्टडी करना, इकोनॉमी की बिहेवियर, जो इकोनॉमी में लोग हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना, उनकी नीड्स एंड रेगुलेशन के बारे में यहाँ पर पता करना, ठीक है। तो जब भी हम किसी एक इंडिविजुअल पीपल या फिर कंपनी या फिर फर्म की नीड्स को एनालाइज करते हैं तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल की नीड्स के बारे में पता करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर कंपनी ए है, ठीक है, तो हमने कंपनी ए के बिहेवियर को स्टडी किया कि इसकी नीड्स क्या है, ठीक है, क्या क्या इसको चाहिए और इन नीड्स को पूरा करने के लिए इसके पास क्या क्या रिसोर्सेस है और कंपनी उस रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकती है। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जब हम पूरे कंट्री को यहाँ पर स्टडी करते हैं, मतलब कि होल लेवल पे स्टडी करते हैं, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि इंडिया की इनकम कितनी है, ठीक है, इंडिया की जो जीडीपी वगैरह है, इनकम कितनी है, ठीक है, उसकी नीड्स कितनी है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरली जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्या है, कैसे बढ़ रही है, किसको कैसे कम किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसमें हम एग्रीगेट लेवल पे जो पूरी कंट्री को एक साथ स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है यहाँ पर? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है?
क्लियर है। उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी होती है वो भी हमारी दो तरीके की होती है। एक हमारी यहाँ पर देखो होती है ओपन इकोनॉमी, ठीक है, एक हमारी होती है यहाँ पर ओपन इकोनॉमी और एक हमारी यहाँ पर होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। देखो ओपन इकोनॉमी ऐसे इकोनॉमी होती है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, मतलब कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, आप जैसे मर्जी एक्सपोर्ट कर सकते हो, जितना मर्जी इंपोर्ट कर सकते हो, वो हमारे क्या होती है यहाँ पर ओपन इकोनॉमी होती है। और क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसपे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिनकी वजह से जो बाहरले देशों के साथ जो ट्रेड होता है वो ज्यादा हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, ये जानना हमारा जरूरी था ताकि हम इंडियन इकोनॉमी को यहां पर समझ पाए। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए क्या आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए क्या आपको यहां पर क्लियर है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर है। फटाफट से एक बार बता दीजिए, फटाफट से एक बार बता दीजिए क्या आपको यहां तक क्लियर। चैट बॉक्स में जरूर बताते रहा करिए। तो यहां पर हम इकोनॉमी का मीनिंग भी समझ लेते हैं। तो यहां पर देखो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स पीपल मींस ऑफ वर्क। मींस ऑफ वर्क का मतलब कि इसको काम करने का जरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि वो काम कर पाए। उसके बाद देखो अर्न का मतलब है उस काम से वो पैसा कमा पाए। उसके बाद देखो एन इकोनॉमी इज द एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ द गुड्स और सर्विस। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी बेसिकली क्या है और कैसे काम करते हैं। तो जनरली देखो जब हम इकोनॉमीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एक डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि वहां पर सब कुछ ग्रोथ हो चुकी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, वहां पर जो लोगों का स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो भी काफी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद एक हमारी इकोनॉमी आती है डेवलपिंग, ठीक है, जिसमें जो कि अभी डेवलप कर रही है धीरे धीरे, अभी वो डेवलप हुई नहीं है, मतलब वहां पे इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है पर वो डेवलप करे, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं डेवलपिंग कंट्री। एक होती है हमारी अंडर डेवलप्ड जो कि बिल्कुल ही खत्म है, मतलब कि वहां पर ग्रोथ बहुत ही कम है, अगर हो भी रही है तो बहुत ज्यादा कम रेट से हो रही है, ठीक है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारी यहाँ पर क्या है डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो कि एक फिक्स रेट से जो है यहाँ पर हमारी ग्रोथ करे, हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारी जो है ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखो इंडिया वाज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ज्यादातर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है, एग्रीकल्चर और उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ज्यादा डिपेंडेड है, ठीक है, ज्यादा काम हमारा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से ही यहाँ पर चलता है, ठीक है, विद अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर इकोनॉमी ये हमें पता लग गया। उसके बाद ये लाइन क्या है वेरी लो पर कैपिटा इनकम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम बेसिकली होती क्या है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बेसिकली होती क्या है। तो यहां पर अगर एग्जांपल है हम देखो इंडिया की, ठीक है, इंडिया की सारी इनकम, ठीक है, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं इंडिविजुअल लोग की जो इनकम होती है ना उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं पर कैपिटा इनकम। मान लो टोटल इनकम कितनी है इंडिया की यहाँ पर 1000 करोड़, ठीक है, मान के चलते इतनी इनकम है, उसमें से इंडिया में जो पर इंसान रहता है, पर जो पीपल रहता है उसकी जो इनकम है यहाँ पर हमारी कितनी है 1 लाख रुपीज। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं यहाँ पर कैपिटा इनकम, यानी कि एवरेजली उस देश में हर इंसान हर पीपल जो है वो कितना पैसा अर्न करा, उसकी इनकम कितनी है वो हमारा क्या होता है यहाँ पर कैपिटा इनकम। तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो लो है एज कंपैरिजन टू जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं। क्लियर है आपको। उसके बाद देखो मोस्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो हमारी ज्यादातर जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखो इंडिया इज द कंट्री विद द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन द अर्थ, ठीक है। तो यहां पर देखो दुनिया के देशों में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो दूसरे नंबर पे आती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी इंडियन इकोनॉमी का। नेक्स्ट देखो प्रोग्रेस वाइज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि प्रोग्रेस की बात करें तो इंडिया क्या है एक डेवलपिंग कंट्री है जो कि अभी डेवलप कर रही है, वो ना तो डेवलप्ड की कैटेगरी में ना ही अंडर डेवलप, ठीक है, वो बीच की कैटेगरी में आ रही है कि धीरे धीरे डेवलप कर रही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है। तो यहां पर देखो वर्ल्ड बैंक जो है दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है उसको 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि पहला क्या है हमारा लो इनकम, या तो कंट्री जो होगी वो लो इनकम होगी या फिर लोअर मिडिल इनकम या फिर अपर मिडिल इनकम या फिर हायर इनकम। जैसे हम नॉर्मल फैमिलीज को नहीं डिवाइड करते, ऐसे ही जो हमारे वर्ल्ड बैंक है वो भी कंट्रीज को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जो इंडिया है वो क्या आती है यहाँ पर लोअर मिडिल इनकम में आती है।
जो इंडिया हमारी कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो क्या है हमारी लोअर मिडिल इनकम। अब ये कैसे पता लगता है लोअर मिडिल इनकम है या फिर लो इनकम है, कैसे पता लगता है? तो यहाँ पर एक कैटेगरी डिसाइड की होती है। देखो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर कहा है कि अगर किसी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो 996 से लेकर यहाँ पर 3895 के बीच में रहती है तो उसे हम यहाँ पर लोअर मिडिल इनकम जो है कंट्री मानेंगे। क्लियर है? उसकी इकोनॉमी कौन सी होगी? लोअर मिडिल इनकम। तो इंडिया की जो थी 2019 में जो इंडिया की हमारे यहाँ पर थी लगभग 1800 कुछ थी हमारे यहाँ पर मिसिंग थी। तो ये हमारे क्या है यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास में यहाँ पर आ जाती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी जो हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले देखो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? लो पर कैपिटा रियल इनकम। मतलब पहला ही कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें जो लोगों की पर इनकम है, हर इंसान की जो इनकम है, पीपल की इनकम है वो क्या है? लो है। उसके बाद देखो रेपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेजी से जो है बढ़ रही है, ये भी हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद देखो हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इंडिया में काफी लोग जो है वो बेरोजगार बैठे, उनके पास रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पर इंडिया में। उसके बाद देखो एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उस पर ज्यादा से ज्यादा हम जो है रिलाई करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर आता है और हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि इंडिया की जो इकोनॉमी वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट है। उसके बाद देखो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब समझा दूं, एक गरीबी का चक्रव्यूह, यानी कि लोग उसमें आप फंस चुके हैं, लोग गरीब के गरीब ही रह रहे हैं या फिर और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी का, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। क्लियर है आपको? क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी इन ब्रिटिश पीरियड। अब हम धीरे धीरे करके यहाँ पर समझेंगे कि स्टार्टिंग में हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और वो कैसे कैसे जो है स्टेप वाइज यहाँ पर डेवलप की। तो हम भी यहाँ पर स्टेप वाइज इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी इन ब्रिटिश पीरियड, जब जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज थे, हम पे राज करते थे, जब उनका हमारी इकोनॉमी पे पूरा कंट्रोल था, तब हमारी जो इकोनॉमी की हालत कैसी थी, कैसे वो ग्रो कर रही थी, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहली चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जब इंडिया में आए थे तो वो क्या करते थे, जो इंडिया के प्रीशियस रॉ मटेरियल होते थे, ठीक है, इंडिया में बहुत ज्यादा प्रीशियस रॉ मटेरियल थे, जैसे कि कॉटन हो गया ना, वो बहुत ज्यादा उगाए जाते थे इंडिया में। तो जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, हमारे देश से रॉ मटेरियल ले जाकर अपने देश में दे देते थे ताकि वो उससे फिनिश प्रोडक्ट जो है बना पाए और उस फिनिश प्रोडक्ट को जो है इंडिया में वो बेचते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, बेसिकली हमारे रिसोर्सेज को, जो हमारे यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हो, उसको अपने फायदे के लिए यूज करते थे, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज करते थे। क्लियर है? हमारे रिसोर्सेज को वो पूरा एक्सप्लॉइट करते थे अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो इसका जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जो है बुरा इफेक्ट यहाँ पर पड़ा। क्लियर है? तो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमारी इकोनॉमी की हालत है। सबसे पहले देखो क्या है, कॉलोनी ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। तो यहाँ पर मैं इसका मीनिंग समझू, कॉलोनी ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड का मतलब क्या है। तो देखो जब इंडिया पे इंग्लैंड का पूरा कंट्रोल था तो यहाँ पर कॉलोनी रूल चलता था। कॉलोनी रूल का मतलब क्या होता था, जो इंडिया थी वो क्या था, कॉलोनी थी, ठीक है, और उस पे एक राजा था जो रूल करता था, रूलर जिसको हम कहते थे, जो कि इस कॉलोनी पे राज करता था एक हिसाब से, कि ये कॉलोनी कैसे काम करेगी, इसके रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाएगा, वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता था। तो यहाँ पर देखो जो रूलर था वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, जो कि इंडिया पे राज करते थे। ठीक है, वो इंडिया को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करने लग गए और उसके रॉ मटेरियल को अपने हिसाब से जो है यूज करने लगे। ठीक है, तो जैसे ही अंग्रेज आए, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी एक तरह की कॉलोनी बन गई थी इंडस्ट्रियल इंग्लैंड के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर ए डिजास्टर ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ठीक है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी का मतलब अंग्रेज के आने से पहले जो इंडियन इकोनॉमी हमारी थी। ठीक है, तो जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने हमारी ट्रेडिशनल जो इकोनॉमी है उसको बुरी तरह से जो है तोड़ मरोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया। क्लियर है? ऐसे कैसे हुआ, देखो पहले क्या होता था ना कि हमारे जो इकोनॉमी में लोग थे वो हाथों से बनी चीज को बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे और उनका व्यापार जो है बाहरले देशों में करते थे, जिससे इनका जो इंडिया की जो रेपुटेशन थी, बाहरले देश में व्यापार भी बहुत ज्यादा बढ़ा, उनकी रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ी। तो इंडिया के जो कलाकार थे वो बहुत ही अच्छी चीजें जो है बनाते थे। क्लियर है आपको? तो जैसे ही ये आए
जैसे ही यहाँ पर हमारे अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया, इकोनॉमी में ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी होगी पूरी की पूरी जो है ब्रिटिशर्स पे डिपेंड हो गई। यानी कि उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज ले आई जिसके हिसाब से जो हमारे हाथों से बने चीज थे वो सबके सब यहाँ पर खत्म हो गए, ठीक है, मशीनों से काम करने लगे, है ना। हमारे रॉ मटेरियल को अंग्रेज जो है बाहर ले गए, जिसकी वजह से हमारे पास तो रॉ मटेरियल बचा ही नहीं जिसका यूज करके हम प्रोडक्ट्स को बनाते। तो हमारी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसको पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म कर दिया। उसके बाद देखो डेमोलिशन ऑफ आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले हमारे देश में आर्ट्स बहुत होते थे, मतलब कि अलग अलग चीजें बनाई जाती थी, हाथों से बहुत सुंदर सुंदर चीजें जो है बनाई जाती थी, हमारे पास कलेक्शंस बहुत ज्यादा थे आर्ट्स के, ठीक है। तो जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने यहाँ पर मशीनें वगैरह लाई जिसकी वजह से हाथों से बनाने का जो काम था वो पूरी तरीके से जो है खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो इन अर्ली 80 मतलब जब 1800 ईस्वी के तहत हमारे जो है इंडियन अर्बन जो हैंडीक्राफ्ट थे वो पूरे के पूरे खत्म ही हो गए। जो हम हाथों से प्रोडक्ट्स को बनाते थे वो पूरे के पूरे जो इंडस्ट्री थी वो खत्म ही होगी, क्योंकि उन्होंने जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज ले दी, मशीन्स ले दी, जिसके यूज से अंग्रेज जो है हमारे हाथों से बने हुए प्रोडक्ट से कंपैरिजन अच्छे प्रोडक्ट्स जो है बनाने लगे, जिसकी वजह से जो हमारी ये इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो गई, ठीक है। खत्म होने की वजह से हम और यहाँ पर अंग्रेजों पे जो है डिपेंडेंट हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पर इंट्रोड्यूस न्यू लैंड लॉ सिस्टम, ठीक है। तो अंग्रेजों ने नया यहाँ पर हमारा सिस्टम ले आया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखो यहाँ पर जिमीदार, महलवारी, ठीक है, रयोतवारी, ऐसे कुछ यहाँ पर नए सिस्टम्स ले आए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, उनकी हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि देखो लैंड पे जो कंट्रोल होता था वो इन्हीं लोगों का होता था, जो इस सिस्टम के अंग्रेजों ने जो अपॉइंट किए होते थे वही यहाँ पर लैंड को यूज करते थे खेतीबाड़ी करने के लिए। वो फार्मर्स को एज अ यहाँ पर लेबर रखते थे, ठीक है, उनसे काम करवाते थे और जब भी प्रोडक्ट्स बनता था उसको मार्केट में सेल करते थे, उससे ज्यादा प्रॉफिट इन सिस्टम वालों को आ जाता था। ये जो हमारे होते थे जिम्मेदार वगैरह होते थे उनको जो है प्रॉफिट ज्यादा था, फार्मर्स की हालत और ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से खेतीबाड़ी तो हमारी एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ा। उसके बाद इंपैक्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स। अब देखो यहाँ पर जैसे जो अंग्रेज है उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज लाई, तो खेती बाड़ी भी उन टेक्नोलॉजीज के हिसाब से करने लगे, एग्रीकल्चर भी उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से करने लगे। तो इसका तो इंडियन फार्मर्स पे बुरा प्रभाव पड़ा ही, क्योंकि जो इंडियन फार्मर्स थे वो हाथों से खेती करते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज्यादा यहाँ पर कम हो गई। साथ ही साथ ये जो नया लॉन्ड लोन सिस्टम ले आया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें क्या हुआ कि जो हमने किसानों की जमीनें थी वो हड़प के हमने इन जिम्मेदारों वगैरह को दे दी, जिससे जो हमारे किसान थे उनकी हालत और भी ज्यादा यहाँ पर हमारी खराब हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर पुअर सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन सारे रीजन जो हमने डिस्कस किए उसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो अंग्रेज है वो ज्यादा हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम पे फोकस नहीं करते थे, ठीक है, उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल, तो वो उन्हीं जगहों पर फोकस करते थे जहां से उनको रॉ मटेरियल मिलता था, जैसे कि कॉटन वगैरह हो गया, ठीक है, वहां पर ही वो ध्यान देते थे। तो बाकी की जो चीजें जैसे हमारे खाने पीने की चीजें हो गई है ना, उसके ऊपर अंग्रेजों का कोई भी ध्यान नहीं होता था, ठीक है। और ऊपर से ये नए सिस्टम, उसकी वजह से भी हमारे एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जनरली देखो क्या हुआ था कि खेत एग्रीकल्चर में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज होते थे ना वो क्या करते थे, अपने मतलब कि जो क्रॉप्स उगाई जाती थी उनको कमर्शियलाइज कर दिया था, यानी कि जो क्रॉप्स उगाई जाती थी उनको अब वो अपने बाहर अपने देशों में या फिर कई और कंट्रीज में जो है बेचने लगे। तो अंग्रेज क्या करते थे, सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स को उगाना उन्होंने स्टार्ट किया जिनको बाहरले देशों में और अपने देश में वो बेच सके, कमर्शियलाइज कर दिया। खाने पीने की चीजों पर तो ध्यान दिया, जिसकी वजह से जो इंडियन थे उनकी हालत और भी बुरी हो गई, उनको जो है बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता था अपना खाना खाने के लिए, जिसकी वजह से उनकी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की हालत है बहुत ही बुरी हो गई। तो इन रीजंस की वजह से आप एक चीज पता लगी गया होगा, जो ब्रिटिश थे उसके समय में हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब थी, डेवलपमेंट के तो चांसेस ही नहीं थे, ग्रो तो हो ही नहीं पा रही थी, उसके उल्टा हमारी जो इकोनॉमी है और यहाँ पर गिरती ही जा रही थी। क्लियर है आपको? क्लियर है। तो यहां पर देखो एक स्टडी के अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट मेडिसन, जो हमारा एक फेमस यहाँ पर इकोनॉमिस्ट था मेडिसन, उसने कहा था कि 1600 एडी यानी कि अंग्रेजों से आने से पहले जो 1600 एडी है, इस डेट पे अंग्रेज जो है इंडिया में आए थे, जब उन्होंने इंडिया में अपना काम जो है यहाँ पर शुरू किया था। तो उससे पहले 23% मतलब जो ग्लोबल इनकम थी हमारी, जो टोटल पूरे वर्ल्ड की जो इनकम थी उसमें
3% हम कंट्रीब्यूट करते थे, इंडिया कंट्रीब्यूट करता था। इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल इनकम इज 23%। क्लियर, अंग्रेजों से आने से पहले। पर जब अंग्रेज यहाँ पर 1947 में हमें छोड़ के गए, हमारे देश को छोड़ के गए, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3% ही रह गया। तो आप देख सकते हो 23 से सीधा यहाँ पर 3%, कितना ज्यादा हमारी इकोनॉमी की बुरी हालत करके गए थे वो लोग। उसके बाद देखो सिमिलरली इंडिया अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन 1600। ग्लोबल ट्रेड मतलब पूरे वर्ल्ड के जो ट्रेड होता था उसमें इंडिया जो है 33% तक कंट्रीब्यूट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इंडिया में बहुत हाथों से बनी चीजें बहुत बनी करती थी और उसको जो है बाहरले देशों में जो है ट्रेड किया जाता था। क्लियर है, इसकी वजह से उनका जो ग्लोबल ट्रेड में काफी ज्यादा हिस्सा होता था। पर 1947 में जाके ये और सिर्फ हमारा 3% ही रह गया। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी की हालत है जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे। क्लियर है, तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहां तक ये क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब हमारा इंडिया आजाद हो जाता है तब हमारी कैसी हालत थी, हम कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट किए थे। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर कंफर्म कर दीजिए क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008। तो यहां पर हम दो हिस्सों में अपनी इकोनॉमी को पढ़ेंगे। जब हमारा देश 1947 के बाद आजाद हो गया तो हम अब स्टडी करेंगे पूरा कि आज तक हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ की है, कैसे हमारी इकोनॉमी जो है ग्रोथ आई है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्रोथ आई है, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हमारा 2008 तक और उसके बाद वाला हिस्सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2008 तक हमारी जो इकोनॉमी की हालत थी वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो 1951 से लेकर 1980 तक हमारी इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ हुई है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे ही हमारा देश यहाँ पर देखो आजाद हुआ था तो ग्रोथ करना स्टार्ट किया था, क्योंकि अंग्रेज अब छोड़ के चले गए, अब हमारा इकोनॉमी पे हमारी कंट्रोल है, हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए अब काम करेंगे। पर अंग्रेजों के राज में ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि अंग्रेज अपनी कर रहे थे। ठीक है, हमारे बारे में तो सोच नहीं थे, पर अब तो हमारा देश हमारे पास ही था। तो अब हम यहाँ पर फाइनली अपने देश की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ के बारे में जो है हम सोचने लगे, उसके लिए हम यहाँ पर काम करने लगे। ठीक है, तो जो हमारे पहले 3 डिकेड्स थे, ठीक है, 1950-51 से लेकर 1980 तक, वहां पर हमारी इकोनॉमी ने ग्रोथ तो किया पर बहुत ही स्लो रेट पे किया। ये देखो यहाँ पर 3.5%, बहुत ही यहाँ पर हमारी कम रेट है। यहाँ पर 1950 से लेकर 1980 तक हम सिर्फ 3.5% के रेट से ही जो है ग्रोथ यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, इसी ग्रोथ को यहाँ पर हमारे एक प्रोफेसर थे राज कृष्णा, जिसने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा। ठीक है, ये जो 3.5% का रेट है ना जिससे हम ग्रोथ कर रहे थे पहले 3 डिकेड्स में, पहले 30 सालों में 1951 से लेकर 1980 तक, उस रेट को प्रोफेसर राज कृष्णा ने यहाँ पर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? आंसर हमारा क्या होगा? प्रोफेसर राज कृष्णा। क्लियर, और रेट कौन सा? जो पहले 3 डिकेड्स में हमारा इकोनॉमी जो है ग्रोथ कर रही थी। कहने का मतलब क्या है कि पहले कुछ सालों में जो है हमारी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम थी। उसके बाद देखो 1980s के बाद हमारा जो नेक्स्ट पीरियड है वो क्या है? 1980 से लेकर 1990 तक। यहाँ पर जो है हमारी इकोनॉमी की जो है वो ग्रोथ हुई थी। मतलब कि जो हमने अभी हिंदू रेट के बारे में पढ़ा था ना 3.5, तो इस पीरियड में हम जो ग्रोथ कर रहे थे वो इससे हमने ज्यादा किया था। इस पीरियड में हमने जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है उसको हमने तोड़ दिया था। यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है हाई हो गई थी। क्लियर है आपको? अब ये पॉसिबल कैसे हो पाया था? 1980 और 1990 में हमारी जो ग्रोथ है वो कैसे हाई हुई, हमने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को कैसे यहाँ पर तोड़ा, उसको उससे आगे हमने कैसे ग्रोथ पाई? तो जनरली देखो जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई। ठीक है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जैसे ही अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई उससे क्या हुआ? डिमांड हमारी यहाँ पर अराइज हुई। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों की इनकम अराइज हुई। ठीक है, जब गवर्नमेंट खर्च करेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई। क्लियर है? उसके बाद देखो हमारा यहाँ पर 1992 से लेकर 2008 तक। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखो आप लोग को पता है कि 1991 में, ठीक है, हमारा जो है कई क्राइसिस से हम जूझ रहे थे, हमारी जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खराब थी।
ठीक है, हमारी जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके लिए, इसको सुधारने के लिए हमने जो है यहाँ पर एलपीजी का जो है कॉन्सेप्ट ले आया था। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में बेसिकली देखो हमने क्या किया था, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको थोड़ा लिबरल किया था, उनको थोड़ा आसान किया था, ताकि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोग हैं, वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक है, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, जहां पर कुछ पहले क्या होता था, जिन एरियाओं में प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं होता था वहां पर प्राइवेट सेक्टर को अब अलाउड कर दिया, वो भी अपना काम यहां पर कर सकते। कुछ एरिया को प्राइवेट कर दिया गया था, प्राइवेटाइजेशन कर दी गई थी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि हम अब अपनी इकोनॉमी को पूरा खोल देते हैं, हमने ओपन कर दिया ताकि हम दूसरे देशों से भी जो है ट्रेड कर पाए, और वो जो देश है वो भी हमारे साथ जो है ट्रेड कर पाए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने की, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो सर्वाइव कर पाई। 1991 में हमारी पूरी इकोनॉमी जो है खत्म होने की कगार पे थी। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए ये जो है सिस्टम यहाँ पर ले आया गया था। तो इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है कि 1991 के क्राइसिस के लिए हमने कौन सा यहाँ पर सिस्टम ले आया था। क्लियर है, जैसे ये सिस्टम ले आया गया था, जो हमारी जीडीपी पे इसका जो है पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा था, हमारी जीडीपी में बूस्ट आया था, हमारी जीडीपी काफी यहाँ पर जो है ग्रोथ हुई थी। तो यहाँ पर एक लास्ट में यहाँ पर बताऊंगा 2002 और 3 में, ठीक है, से लेकर हमारे 2006 और 7 तक जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ थी वो कितनी थी, लगभग 8.6%। ठीक है, एनुअल रेट के हिसाब से जो है बढ़ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। उस समय में अगर बात करें तो हमारी जो डेवलपिंग कंट्री थी वो सेकंड नंबर पे आ रही थी। मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, उनकी जो ग्रोथ रेट थी, हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट दूसरी नंबर पे आती थी। पहले पे चाइना होती थी, उसके बाद हमारी इंडिया की ग्रोथ रेट जो है आती थी। क्लियर, हम दूसरे नंबर पे आते थे ग्रोथ के मामले में। ठीक है, जिससे हम रेट से ग्रोथ कर रहे थे, 8% के हिसाब से हम जो है यहाँ पर ग्रोथ कर रहे थे। क्लियर है, नेक्स्ट देखो पीरियड आता है हमारा 2008 से लेकर 2021 तक। ठीक है, 2008 तक मैंने बोला था ना कि हम 2 पार्ट्स में यहां पर स्टडी करेंगे। 2008 तक हमने यहां पर देख लिया, उसके बाद बात करते हैं 2008 टू 2021। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2008 में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया था। ठीक है, मंदी का समय था, जिसका लगभग हर देश पे, जो वर्ल्ड की जितनी भी देश हैं उनके ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ा था। ऐसे ही इंडिया पे भी इसका जो है बहुत बुरा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा था। इतना ज्यादा नहीं पड़ा था, फिर भी कुछ तो इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा ही था, जिससे उसकी जीडीपी की ग्रोथ जो है यहाँ पर कम हुई थी। क्लियर है, साथ के साथ इस पीरियड में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कई सारे जो है रिफॉर्म्स किए थे, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आए थे, जिनका इंडियन इकोनॉमी में काफी ज्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ा था। जैसे कि यहाँ पर देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ले आया गया 2017 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को ले आया गया, कॉर्पोरेट टैक्स के जो फंड्स हैं, ठीक है, जो कॉर्पोरेट टैक्स थे उनको कम किया गया, डीमोनेटाइजेशन की, नोटबंदी की थी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है स्टेप्स लिए गए थे ताकि हम अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म कर पाए, उसको और अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ कर पाए। क्लियर है, तो इनका अब अपने हमारी कंट्री पे जो है काफी यहाँ पर प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर देखो, कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, जो कोविड-19 था हमारा, उसका तो हमारे इकोनॉमी पे बुरा प्रभाव पड़ा ही। उससे पहले की बात करें, कोविड के आने से पहले, क्योंकि इसने तो पूरा ही हमारी इकोनॉमी को डाउन कर दिया था, तो इसको अभी बात नहीं करेंगे। हमने सिर्फ यहां तक की बात की है कि इनकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी 2019-20 में, वो कितनी रह गई थी, 6.5%। ठीक है, तो इस स्पीड से हम जो है ग्रोथ कर रहे थे। पर उसके बाद आप लोगों को पता है कि कोविड-19 आ गया। ठीक है, इस आफत की वजह से जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, हमारी कंट्री की छोड़ो पूरे देश की कंट्री की जो इकोनॉमी है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उनकी जो इकोनॉमी काफी ज्यादा जो है कम हो गई। क्लियर है, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा कम हो गई। तो इंडिया में भी इसका जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपैक्ट पड़ा था। क्लियर है, तो इसकी वजह से भी हमारी इंडिया की जो ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर कम हो गई। तो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर ग्रोथ जो है वो कोविड-19 का हमारे इंडिया के स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में कितना इफेक्ट यहाँ पर पड़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड इंडियन इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब देखो क्या होता है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के जो फंडामेंटल एरियाज है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज है, उनमें चेंज आना, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, तो कोविड-19 के आने की वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी में कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे यहाँ पर आए थे। क्लियर है, तो उनको ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा इंपैक्ट ऑन सर्विस सेक्टर। तो पहली चीज, अब देखो कोविड-19 के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो कोविड-19 का हमारे जो ट्रेड था, आप लोगों को पता है कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से हमारे जितने भी एरियाज थे, जो भी हमारे इंडस्ट्रीज थे, एग्रीकल्चर था, ठीक है, और भी बहुत सारे एरियाज, उनके ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट पड़ा था। उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सर्विस सेक्टर, ऐसे सर्विस सेक्टर जहां पर लोगों को
आपस में कांटेक्ट करना पड़ता था, यानी कि जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गए जहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, ठीक है, ऐसे होटल्स वगैरह हो गए, ऐसे सर्विसेज पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर तो टोटली लॉकडाउन कर दिया गया था, लोगों को तो आपस में मिलने ही नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से इनका जो काम था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, जिसकी वजह से हमारे जो सर्विस सेक्टर है उसका काफी यहाँ पर जो है लॉस हो गया। तो यहाँ पर देखो, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज का मतलब जहां पर लोग आपस में कॉन्टैक्ट में मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, हाथ वगैरह मिलाते हैं, है ना, हेलो वगैरह करते हैं, वहां पर जो है ये बिल्कुल ही जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, लॉकडाउन लगा दिया था इस आफत की वजह से। क्लियर है? क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पर अब सिंपल सी बात है, अगर बंद ही हो गया तो प्रॉफिटेबिलिटी तो उनकी गई, प्रॉफिट होना तो दूर की बात है, उनको तो लॉस ही बहुत ज्यादा यहां पर हो गया था। उसके बाद देखो इंपैक्ट ऑन लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, देखो लॉकडाउन लगा, लोगों के हाथों से काम चला गया, इंडिया में एकदम से इतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन लग गया, लोगों की जॉब जाने लग गई, ठीक है, लोग जो एम्प्लॉयर्स थे वो अपने एम्प्लॉयज को हटाने लग गए, क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबा चला था, लोग पता लॉकडाउन काफी ज्यादा यहाँ पे लंबा चला था, जिसकी वजह से जो हमारी लेबर मार्केट थी, जो हमारे लेबर थे, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा था, उनको भी किसी इनकम का सोर्स नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे इंडियन पे बहुत ज्यादा यहाँ पर बुरा प्रभाव पड़ा था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। अब इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारा कोविड-19 था उसका एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, ऐसा भी नहीं कि इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, इम्पैक्ट पड़ा था, पर एज कंपैरिजन टू अदर, जो हमारे अदर इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, जो सर्विस सेक्टर हो गए, उसके कंपैरिजन में जो हमारे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ा था बहुत ही ज्यादा पड़ा था, बहुत ही कम पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर लोग जो फार्मर्स होते हैं वो अकेले ही काम करते थे, उनकी फैमिलीज होती थी, उनका ज्यादा लोगों से मिलना जुलना होता नहीं था, ठीक है, खेतों में जाते थे, अपना काम करके आ जाते थे, तो इसीलिए एग्रीकल्चर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, और एग्रीकल्चर को हम बंद भी नहीं कर सकते थे, अगर बंद ही कर देंगे तो खाएंगे कहाँ से, ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो ये हमारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर हमने डिटेल में स्टडी किया कि इंडियन इकोनॉमी बेसिकली होती क्या है, कैसे वो काम करती है, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन की है, और उसमें ग्रोथ कैसे है हमने स्टेप वाइज सीखा, ठीक है, हमने एकदम से नहीं सीखा कि इतना था, हमने पूरा शुरू से लेकर एंड तक जो हमने स्टेप वाइज देखा कि इंडियन इकोनॉमी कैसे यहाँ पर ग्रोथ की है, और आज भी ग्रोथ यहाँ पर कर रही है। तो अगर आपको यहां तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको यहां तक किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट हो। सेशन को यहाँ पर ओवर करते हैं।